Hi dear students, I am Dr. V.K. Verma from CS Public School, नंदनगर गम्हरिया, मधेपुरा। आज फिर हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में उपस्थित हुए हैं और केमिस्ट्री में 10th वालों के लिए फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण। बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण में कल आप लोग सीखे थे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का जो मेथड था, उस मेथड का नाम था हीट एंड ट्रायल मेथड। अनुमान विधि द्वारा समीकरण को बैलेंस करना हम लोग जान रहे थे। कल आपने नियम भी सीखा, हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे हम लोग समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो इसके लिए आप लोग कल देखें, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं देने जा रहा हूं, जो एग्जाम्पल आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम या सेकेंड टर्मिनल या टेस्ट एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आपको पूछता है। दो समीकरण दिया रहेगा, दो केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा, उसे हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा बैलेंस करना होगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा बैलेंस करेंगे। ये 5-6 इक्वेशन आपके पास दिया गया है, आप लोग घर पर इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसे बैलेंस करके व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग बैलेंस करके डाल देंगे। और आप लोग डेली बाय डेली जो भी क्लास जिस सब्जेक्ट का चलता है उसका नोट्स बुक भी तैयार करेंगे, या तो लेब क्लास के साथ साथ या जब आप लेब क्लास के बाद फुर्सत में होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है उसको नोट्स जरूर बनाएंगे हर सब्जेक्ट का। जब चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा तो फिर नोट्स का पेज को आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे अपना अपना नेम से। जो डाउट होगा, जो प्रॉब्लम्स होंगे, वो फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। तो चलिए, ये आप लोग देख रहे हैं 5-6 इक्वेशन लिख लीजिए। इसको बैलेंस करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करके आप लोग जो है भेजेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण जो हम लोग लिखते हैं, उससे सूचनाएं क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, टॉपिक आप लोग लगाइए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। स्टार लेकर टॉपिक लगाइए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। बोर्ड नहीं दिखा। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। पहला सूचना है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र
की जानकारी देती है। तो आप लोग लिखना शुरू करें। टॉपिक डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या क्या हैं, लिखना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी देती है। दूसरा पॉइंट है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं प्रतिफल की जानकारी देती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, अभिकारक कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और प्रतिफल के द्वारा कौन से पदार्थ का उत्पादन हो रहे हैं, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से मिलती है। रासायनिक समीकरण से यह सूचनाएं हमें प्राप्त होता है कि किसी अभिक्रिया में कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं और कौन से पदार्थ प्रतिफल के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तीसरी जानकारी है, यह अभिकारक एवं प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं के बारे में जानकारी देती है। प्रतिफलों में और अभिकारक में कौन कौन से परमाणु हैं, कौन कौन से अणु हैं और उसकी संख्या भी कितनी है, इसके बारे में जानकारी देती है। अणुओं के बारे में जानकारी देती है और इसकी संख्या। सुंदरी शहजादी मैं हूँ तेरा शहजादा, जानकारी होती है। तो परमाणु और अणु की संख्या के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, और कौन से परमाणु कौन से अणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में और कौन से प्रतिफल बन रहे हैं, इस चीज के बारे में आपको रासायनिक समीकरण से पता चलता है। चौथा पॉइंट है, भैया बोर्ड नहीं दिख रहा है। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलक अनुपात की प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देती है। अभिकारक एवं प्रतिफल के मोल का अनुपात क्या है, कितने अनुपात में अभिकारक लिया जा रहा है और कितने अनुपात में मोल ये प्रतिफल के मोल प्राप्त हो रही है, दोनों के अनुपात मान के आनुपातिक मान के बारे में रासायनिक समीकरण हमें जानकारी देती है। पांचवा जानकारी है, यह अभिकारक एवं प्रतिफलों के
अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी देती है। ये अभिकारक और प्रतिफल का कितना द्रव्यमान भाग ले रहे हैं, इसकी भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है। और यह गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों, गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी देती है। मेरी शहजादी गैसीय अभिकारक, अगर कोई गैसीय पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और प्रतिफल के रूप में भी अगर कोई गैस प्राप्त हो रहा है तो उसका आयतन के बारे में जानकारी हमें रासायनिक समीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो अब आप लोग रासायनिक समीकरण से कौन-कौन चीज के बारे में जानकारी होता है, ये एक एग्जांपल के द्वारा आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एग्जांपल आपको देखेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया जाएगा तो अमोनिया की प्राप्ति होती है। इस एग्जांपल को जरूर देखेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनेगा, रिएक्शन करने के बाद तो अमोनिया बनता है। अब ये अमोनिया में परमाणु कितने हैं नाइट्रोजन का, तो रिएक्टेंट में परमाणु है नाइट्रोजन का 2 परमाणु और हाइड्रोजन का कितने परमाणु हैं, तो 3 मोलकुल्स हैं। और ये 2 एटम हाइड्रोजन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 परमाणु हाइड्रोजन है। उसके बाद ये अमोनिया जो है मॉलिक्यूल्स तैयार हुआ, कंपाउंड है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 अणु, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया। इसमें अणु कितना है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का अणु है 1। ये नाइट्रोजन के पीछे 1 छुपा हुआ है, मतलब 1 मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल्स, मतलब 3 अणु। और ये अणु तो हो ही है। अब मोल, नाइट्रोजन कितने मोल है, तो 1 मोल नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन कितने मोल है, तो हाइड्रोजन का जो हो गए मोल 3 मोल। और ये जो मोल है अमोनिया का 2 मोल। इसी प्रकार मास निकालेंगे नाइट्रोजन का, तो 1 एटम नाइट्रोजन का मास होता है द्रव्यमान। बोर्ड नहीं दिख रहा। और इसके नीचे देखेंगे नाइट्रोजन के नीचे देखेंगे तो ये मोल हो गया। द्रव्यमान कितना है, तो नाइट्रोजन का ये 28 ग्राम। ये जो नाइट्रोजन का है जो एटॉमिक वेट होता है 14 ग्राम और 2 एटम है तो 28 ग्राम। ये इसका द्रव्यमान है। इसका जो हो जाएगा आपके पास कितना होगा, 3 गुना 6 ग्राम हाइड्रोजन। और इसका द्रव्यमान
निकालेंगे तो 3 इसका 42, ये हो जाएगा आपको टोटल 14 ग्राम ये, और 3 ये 14 3 17, 17 34 ग्राम। द्रव्यमान आयतन नाइट्रोजन का है 1 आयतन, इसका 3 आयतन और इसका 2 आयतन। अब इसका एसटीपी पर वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर नाइट्रोजन का, एसटीपी पर 22.4 लीटर आयतन है नाइट्रोजन का यहाँ, और इसका 3 मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे तो 3 क्रॉस 22.4 लीटर इसका हो जाएगा आयतन, और इसका हो जाएगा आपको अमोनिया 2 है तो 2 क्रॉस 22.4 लीटर। तो ये एक रासायनिक समीकरण आपको दिया गया है, ये देख रहे हैं। यही रासायनिक समीकरण से इतनी ढेर सारी जानकारी आपको मिलता है। तो रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचना मिलती है, तो इसको आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जानते हैं कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप लोग जानकारी ले लो। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या है? रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, पहला पॉइंट है रासायनिक समीकरण का निरूपण आसान होता है। रासायनिक समीकरण का निरूपण आसान होता है एवं समय की बचत होती है। समय की बचत होती है और लिखने के लिए कम कागज पर कम जगह की जरूरत पड़ती है। कागज पर कम जगह की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका रासायनिक समीकरण से हम लोग को लाभ है। दूसरा लाभ है प्रतिफल एवं अभिकारक के द्रव्यमान, अभिकारक के द्रव्यमान की गणना हमें ठीक ठाक की जा सकती है। प्रतिफल एवं अभिकारक के द्रव्यमान की गणना हम ठीक से कर सकते हैं। तीसरा है पूरे विश्व में एक ही रासायनिक संकेत
या समीकरण के उपयोग होती है। तो ये 3 लाभ है हम लोग को। आप लोग भली भांति देख रहे होंगे बोर्ड को। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो स्टूडेंट बोर्ड को नहीं देख पा रहे होंगे वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसे कल आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। अभी आप लोग जो बोर्ड नहीं देख पा रहे हैं सुन करके भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप लोग कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या सर्वर प्रॉब्लम के कारण नहीं देख पा रहे होंगे। इस कठिनाई को जल्द दूर किया जाएगा। तो आइए रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या है हम लोग को। तो रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, पहला नंबर, रासायनिक समीकरण का निरूपण आसान होता है। रासायनिक समीकरण आसानी से लिख सकते हैं आप। समय की बचत होती है। कोई रासायनिक समीकरण, रासायनिक जो समीकरण है मतलब रिएक्शन है, प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन एक लाइन में आप उस इक्वेशन को, समीकरण को, अभिक्रिया को लिख करके समझा सकते हैं। समय की बचत होती है और कागज पर एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप एक लाइन में उसको जो है समझा सकते हैं। कम जगह पर, कागज की कम जगह पर आप इसका समझ सकते हैं। दूसरा है प्रतिफल एवं कारक के दरम्यान की गणना हम ठीक कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण अगर दे दिया गया तो उसमें प्रतिफल का कितना द्रव्यमान है और अभिकारक का कितना द्रव्यमान है, ये आसानी से आप लोग देख सकते हैं। पूरे विश्व में एक ही रासायनिक संकेत या समीकरण का यूज होता है, जिससे हम लोग जो है कहीं भी दुनिया के कोने में केमिस्ट्री को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और पूरे दुनिया एक ही रिएक्शन, एक ही संकेत, सिंबल का यूज करता है। इसलिए कोई भी रिएक्शन को आप लोग भली भांति किसी भी देश में जाकर के पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये लाभ था रासायनिक समीकरण से। तो ये आप लोग शॉर्ट नोट में जरूर लिख लेंगे और नोट्स बुक जरूर तैयार करेंगे। अब आइए, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है। तो स्टार लेकर के आप लोग टॉपिक लगाएंगे, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है। लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का सीमा क्या है, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन आपको क्या चीज के बारे में जानकारी देगा और क्या चीज के बारे में जानकारी नहीं देगा, इसको लिमिटेशन कहा गया है। तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है, इसको आप लोग लिखिए, फिर उसके बाद समझते हैं। पहला नंबर है सीमाएं। रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं प्रतिफलों रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था में जैसे ठोस, द्रव या गैस की जानकारी नहीं हो पाती है, तो रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। दूसरी लिमिटेशन है रासायनिक समीकरण
उष्माशोषी या उष्माक्षेपी है। रासायनिक समीकरण उष्माक्षेपी या उष्माशोषी है के बारे में नई जानकारी देती है। तो आप लोग ये जानते होंगे कि रासायनिक समीकरण उष्माशोषी या उष्माक्षेपी के बारे में जानकारी हमें नहीं देता है। रासायनिक समीकरण उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है, इसके बारे में आपको नहीं पता है। अब तीसरा लिमिटेशन है, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं का मतलब होता है दाब, ताप, सांद्रण। किन दशाओं दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक, किन दशाओं रासायनिक समीकरण से हमें यह पता नहीं चलता है कि यह रासायनिक समीकरण कौन सी दशा में होगा, कितना ताप पर होगा, कितना दाब चाहिए, कितना सांद्रण चाहिए, कितना उत्प्रेरण चाहिए, ये हमें पता नहीं चलता। चौथा पॉइंट है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में हमें जानकारी नहीं देती है। रासायनिक समीकरण में हम लोग को ये बात की जानकारी नहीं मिलता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है कितना वेग से होगा, कितना समय लगेगा रासायनिक अभिक्रिया को होने में, तेजी से होगा या देर से होगा, इस बात की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं पता चलता है। पांचवा बात है रासायनिक समीकरण से रासायनिक विस्फोट के बारे में रासायनिक समीकरण से रासायनिक विस्फोट के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अब कोई रासायनिक समीकरण जो है विस्फोट के साथ होता है, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होता है, तो इस बात की जानकारी आपको रासायनिक समीकरण से नहीं प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण को देख करके आप ये नहीं बता सकते हो कि ये विस्फोटिक रिएक्शन है, यानी कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। तो इसके लिए आपको जो है सो रासायनिक समीकरण का लिमिटेशन करना होगा। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं प्रतिफलक
की मात्रा की जानकारी नहीं मिलती है। तो ये आप लोग का रासायनिक समीकरण का सीमा है। रासायनिक समीकरण से आप ये पता नहीं कर सकते हैं या ये नहीं बता सकते हैं कि कितना किलोग्राम जो है अभिकारक उसमें लगा है और प्रतिफल कितना किलोग्राम उससे प्राप्त हुआ। तो ये सभी जो है रासायनिक समीकरण की सीमाएं आप लोग याद करते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आप लोग को पूछते हैं या आप लोग इसको 2 नंबर में भी जो है तैयारी करेंगे। 2 नंबर में 2-3 लाइन लिखेंगे। अगर 3 नंबर देगा तो ये 4-5 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, समझे। तो नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आप लोग तैयारी करेंगे। इस चैप्टर के लास्ट पेज में, मतलब चैप्टर के लास्ट होगा, उसमें जो है आप लोग को क्वेश्चन आंसर कुछ दिए गए हैं, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, उस सब को आप लोग जो है चैप्टर पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे। तो ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं जो है ये संपन्न हो गया। अब रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए किन-किन बिंदु पर जो है हम लोग को विचार करना चाहिए। रासायनिक समीकरण जो है ज्यादा अच्छा बने, रासायनिक समीकरण अच्छा लगे, इसके लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए कौन कौन से शर्त हैं इसके बारे में आप लोग को जानकारी लेना होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को हम लोग और अधिक उपयोगी कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं इस टॉपिक में। रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए किन किन बातों पर विचार करना चाहिए, कौन कौन से बात हम लोग को देखना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए पहला बात है अभिकारक एवं प्रतिफलों के बगल में भौतिक अवस्था की चिन्ह, भौतिक अवस्था के चिन्ह सॉलिड, लिक्विड, गैस को लिखना चाहिए। अगर रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना हो तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, तो कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उस रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं प्रतिफल के बगल में इंडिकेट कीजिए इस सिंबल का। अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसके लिए इस सिंबल का यूज कीजिए। अगर लिक्विड स्टेट में है तो एल सिंबल का यूज कीजिए। अगर गैसियस स्टेट में है तो जी सिंबल को यूज कीजिए। इससे आपका रासायनिक समीकरण और अधिक उपयोगी बनेगा। दूसरा पॉइंट है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी के लिए अभिकारक की तरफ अर्थात बाईं ओर प्लस ऊष्मा तथा ऊष्मा
ऊष्माक्षेपी के लिए प्रतिफल की तरफ, इसका मतलब हुआ दाईं तरफ होता है प्रतिफल, दाईं तरफ प्लस ऊष्मा लिखना चाहिए। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया, अगर कोई रासायनिक समीकरण अगर ऊष्माक्षेपी हो और ऊष्माशोषी हो, तो ऊष्माशोषी वाले में अभिकारक जिस तरफ रहता है अर्थात बाईं को प्लस ऊष्मा लिखेंगे, और ऊष्माक्षेपी अगर ऊष्मा निकलता है तो उसके लिए आप प्रतिफल की तरफ अर्थात दाईं तरफ प्लस ऊष्मा लिखेंगे। इससे आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में रासायनिक समीकरण से जानकारी प्राप्त होगा। तो आइए अब तीसरा भी चीज है जो देखते हैं, और अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। गैस की उत्सर्जन की जानकारी, गैस की उत्सर्जन की जानकारी के लिए इस चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। अर्थात अगर कोई रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के रूप में अगर गैस उत्सर्जन हुआ है तो उस प्रतिफल जो गैसीय स्टेट में है उसके बगल में ब्रैकेट में ये ऊपर की तरफ तीर चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। ये तीर का चिन्ह है, ये ऊपर की तरफ जो है सो देना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो गैस फॉर्मेशन हुआ है प्रोडक्ट्स के रूप में वह गैसियस स्टेट में था। तो इस बात की जानकारी आपको रासायनिक समीकरण में देना होगा सिंबल के रूप में, तो इससे रासायनिक समीकरण और अधिक उपयोगी बन जाएगा। चौथा, अवक्षेप बनने की जानकारी के लिए चिन्ह का प्रयोग करें। तो नीचे की तरफ चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अब ये समझिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर प्रोडक्ट के रूप में कोई प्रिसिपिटेट तैयार हो गया, अवक्षेप अगर तैयार हुआ है, अवक्षेप के रूप में वह प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुई है, तो इसके लिए आपको उस प्रोडक्ट के बगल में तीर का चिन्ह नीचे की तरफ देनी चाहिए। इससे हमारा रासायनिक समीकरण और अधिक उपयोगी बनेगा और हमें और अधिक समझ में आएगा कि यह रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये अवक्षेप की जानकारी के बारे में आपको प्राप्त होगा। अब पांचवा जानकारी है ताप एवं दाब को समीकरण चिन्ह के ऊपर लिखना चाहिए। समीकरण चिन्ह के
ऊपर लिखना चाहिए। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में टेम्परेचर जितना लगा है, जितना प्रेशर उसके लगा है, उस टेम्परेचर और प्रेशर की मात्रा को ये रासायनिक समीकरण का जो चिन्ह है उसके ऊपर लिखना चाहिए या नीचे लिखना चाहिए। स्टील पर जो है ताप एवं दाब की मात्रा के बारे में लिखना होगा। पांचवा है, छठा पॉइंट है उत्क्रमणीय समीकरण के लिए, उत्क्रमणीय समीकरण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई समीकरण उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय समीकरण आप लोग जानते होंगे रिवर्सेबल रिएक्शन को कहा जाता है। रिवर्सेबल रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट को अगर रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट निकलता है और उस प्रोडक्ट को अगर फिर आप चाहें तो बैक रिवर्स कर सकते हैं, रिएक्टेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को मिलाने पर प्रोडक्ट बना और उस प्रोडक्ट से आप चाहें तो वो रिएक्टेंट फिर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। तो उत्क्रमणीय समीकरण यानी कि दिखाना हो या उत्क्रमणीय अभिक्रिया को बताना हो तो इसके लिए ये जो समीकरण तीर का जो देते हैं उसके जगह पर ऐसा समीकरण का उपयोग करना चाहिए, इस चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। तो इस जो था टॉपिक रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आप लोग देख लीजिए, एक स्टेप पॉइंट है, इसका यूज कीजिए। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया हैं केमिस्ट्री के दुनिया में। तो विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। अब कल की क्लास में, आज की क्लास ये केमिस्ट्री का यहीं पर संपन्न करेंगे और आप लोग इस वीडियो को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर ऑल